सभी दोस्तों का वीसीसी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम साइंस का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, इसमें हम नैनोटेक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक। ये जो नैनोटेक, बायोटेक, डिफेंस टेक है, इससे आरएस एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको जरूर पढ़ें। ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बायोटेक। तो बायोटेक में हम देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लिया जाता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं इसमें। हमारा पहला ऑप्शन है बायोमेट्रिक्स अन्वेषण, दूसरा है जीनोम अनुक्रमण, तीसरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और चौथा है गुणसूत्र प्रसाधन। तो इसमें हम क्या करते हैं, मानवों की पहचान की ये किसी व्यक्ति की संतान है या नहीं, तो उसका पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं। ये बायोमेट्रिक्स अन्वेषण क्या होता है, ये होता है हमारा जो थंब इम्प्रेशन होता है, अंगूठे का जो थंब इम्प्रेशन होता है, हम फोन पर हमारा अंगूठा लगा के लॉक जो खोलते हैं, ये वो है। इसमें जो हैकर वगैरह होते हैं, जो पेपर लीक वगैरह करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, डुप्लीकेट थंब इम्प्रेशन बना लेते हैं। तो ये हमारा एक अविश्वसनीय है, पहला जो है ये अविश्वसनीय है, इसलिए इसका जो हमारा सही आंसर होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये यूनिक होती है, ये हर व्यक्ति की एक अलग आइडेंटिटी होती है। तो जो हमारा मानवों में पहचान करने का है, किसी की संतान को पहचान करने का है, वो विश्वसनीय क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो इससे संबंधित हम देखें, हमारा दूसरा ऑप्शन है जीनोम अनुक्रमण। तो हमारा जो राजस्थान का पहला जीनोम सीक्वेंस है, वो है दोस्तों राजस्थान के जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में। ये जीनोम अनुक्रमण काम क्या करता है, ये वायरस को आइडेंटिफाई करने के काम आता है, वायरस आइडेंटिफाई, ठीक है। यानी कि वायरस की पहचान करने में हम जीनोम अनुक्रमण का प्रयोग, जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे कुछ जीका या फिर निपा वायरस आए थे, उनको सबसे पहले ऐसी जीनोम जो लाइब्रेरी होती है, लैब होती है, उनमें इनको भेजते हैं। तो अब हमारे पहले ये पुणे में थी, पहले ये पुणे में थी, अब हमारे जयपुर में है, तो हम जयपुर में ही इनको भेजकर जांच करवा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से असुमेलित है। ये देखिए, सर्वप्रथम आनुवांशिक परिवर्तित चूहा, ये आनुवांशिक परिवर्तित जंतु, ये चूहा है, ये बिल्कुल सही है। अगला है सर्वप्रथम आनुवांशिक परिवर्तित पादप, ये तंबाकू है, ये तंबाकू है। और अगर हम खाद्य पदार्थ की बात करें, अगर हम खाद्य पदार्थ की बात करें तो वह केला हो जाएगा। ये देखें, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये खाद्य पदार्थ की बात करें तो ये हमारा मक्का होगा दोस्तों, मक्का, ठीक है। अगला देखें, सी ऑप्शन हमारा क्या है, ये हमारा गलत हो जाएगा, बाकी के सही है। सर्वप्रथम आनुवांशिक परिवर्तित मानवीय हार्मोन इंसुलिन। एक दोस्तों कंपनी थी इली लिली, एक कंपनी थी इली लिली, उसने क्या किया, ई कोलाई एक बैक्टीरिया का नाम है, ई कोलाई बैक्टीरिया की मदद से ह्यूमिलिन नामक एक कृत्रिम ह्यूमिलिन नाम का एक कृत्रिम इंसुलिन बनाया। कृत्रिम इंसुलिन किसने बनाया, इली लिली नाम की एक कंपनी थी जिसने ई कोलाई की मदद से एक कृत्रिम इंसुलिन ह्यूमिलिन बनाया था। तो सर्वप्रथम आनुवांशिक परिवर्तित मानवीय हार्मोन कौन सा है, ये इंसुलिन है। कौन सा है, उस इंसुलिन का नाम क्या है, ह्यूमिलिन। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा मक्का, केला गलत है। अगला देखें, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि इसमें मक्का हो जाएगा। अगला देखें, डीएनए के कटे भागों में से छोटे वांछित टुकड़ों को पृथक करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में डीएनए खंडों को देखने हेतु निम्नलिखित में से किस को अभिरंजित किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, डीएनए के जो कटे भाग हैं, रेस्ट्रिक्टेड जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं, उनसे हम डीएनए के स्पेशल पार्ट को काट लेते हैं। लेकिन काटने के बाद में क्या होता है, डीएनए दोस्तों इस तरीके से होता है, डीएनए के ये बड़े बड़े टुकड़े हैं, और ये जो डीएनए है दोस्तों,
डीएनए पर चार्ज कौन सा होता है? डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर एक ये दो पोल हैं, दो एक विद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न करते हैं। इधर तो है नेगेटिव और इधर है पॉजिटिव। अगर डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये किधर जाएगा बताइए? ये इधर जाएगा। हम क्या करते हैं, इस डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, तो जो सबसे छोटे टुकड़े होंगे वो तो आएंगे इधर। जो डीएनए के हमने जो काटे हुए पार्ट हैं सबसे छोटे छोटे, वो तो आएंगे इधर। और यहाँ पर जो बड़े वाले पार्ट हैं थोड़े, वो आ जाएंगे इधर। यानी कि हमें क्या लेना है, सबसे छोटा पार्ट लेना है। अब ये देखते तो है नहीं, आपको पता है कोशिका के अंदर, कोशिका के केंद्र के अंदर डीएनए होता है। तो जब हमें कोशिकाएं नहीं देखते तो ये कैसे देखेंगे? तो इनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक केमिकल होता है एथियोडियम ब्रोमाइड। एथियोडियम ब्रोमाइड जो केमिकल है वो इसके ऊपर हम डालते हैं। किसके ऊपर? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर हमने जो छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े हमने रेस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियो एंडोन्यूक्लियस से हमने अलग किए थे, उनके ऊपर हम डालते हैं। इनके ऊपर हम किसको डालते हैं? एथियोडियम ब्रोमाइड केमिकल को डालते हैं। और एक प्रकाश डालते हैं, उसका नाम है अल्ट्रावायलेट प्रकाश। उसकी मदद से हम इसे अभिरंजित करते हैं, उसकी मदद से हम इसको अलग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एथियोडियम ब्रोमाइड। अगला हम देखते हैं, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। अगला देखें, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि आणविक कैंची की तरह प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी बताया कि किसी अगर हमें डीएनए को काटना है, अगर हमें किसी डीएनए को काटना है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज का। किसका प्रयोग करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज का। इस डीएनए में हमें कोई वांछित पार्ट लेना है, जैसे कि हमें इन दोनों के बीच का पार्ट लेना है, तो इतने छोटे से पार्ट को हम कैसे काटेंगे? वो काटेंगे हम रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज की मदद से। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं क्रिस्पर तकनीकी किससे संबंधित है? क्रिस्पर तकनीकी जो संबंधित है डीएनए एडिटिंग से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? डीएनए एडिटिंग से संबंधित। इसमें हम क्या करते हैं क्रिस्पर तकनीकी के अंतर्गत? इसके दोस्तों 3 पार्ट होते हैं वैसे तो। क्रिस्पर तकनीकी के अंतर्गत सबसे पहले हम कोई वांछित जीन ढूंढते हैं। क्या देखते हैं? वांछित जीन। जैसे कि हमें इस डीएनए वाले व्यक्ति के मान लो स्ट्रेट बाल हैं, तो हम इसके स्ट्रेट बाल वाला जो पार्ट है, स्ट्रेट पार्ट के लिए जो स्पेसिफिक उत्तरदायी जीन है वो अलग करेंगे, जो हमें किसी दूसरे व्यक्ति में डालना है तो वो हम अलग करेंगे। किससे काटेंगे इसको? इसको काटेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडी न्यूक्लियस की मदद से। फिर हम इसको किसी दूसरे डीएनए के अंदर जोड़ते हैं। जो हमने ये काटा है ना, इसको अब हम जोड़ेंगे किसी दूसरे डीएनए के अंदर। तो इसको हमने जोड़ दिया। ये किसकी मदद से जोड़ते हैं? ये हम जोड़ते हैं लाइगेज की मदद से। किसकी मदद से? लाइगेज की मदद से। इसको हम लाइगेज की मदद से जोड़ देते हैं। फिर तीसरा चरण आता है इसका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के द्वारा, ये प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। इस प्लाज्मिड की मदद से इसकी बहुत सारी कॉपियां बनाई जाती हैं, क्लोन तैयार किए जाते हैं। 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, इस तरीके से प्लाज्मिड की मदद से इसकी कॉपियां तैयार की जाती हैं। तो क्रिस्पर तकनीकी जो है खासकर डीएनए एडिटिंग से संबंधित है। इसमें डीएनए कैसे एडिट किया हमने? यानी कि सबसे पहले तो हमें जो काटना है वो लेंगे, और जिसमें जोड़ना है, जिस व्यक्ति के अंदर जोड़ना है, उसमें लाइगेज की मदद से इसको जोड़ देंगे। तो ये आप समझ गए क्रिस्पर तकनीकी। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। क्रिस्पर क्लस्टर्ड रेगुलरली एंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्लस्टर्ड रेगुलरली clustered regularly clustered regularly interspaced S for short, P for palindromic और R का मतलब है रिपीट्स। तो यह है दोस्तों इस क्रिस्पर की फुल फॉर्म। इस क्रिस्पर तकनीकी में एक Cas9 और होता है,
क्रिस्पर तकनीकी में Cas9 होता है जो बैक्टीरिया के अंदर ही पाया जाता है। क्रिस्पर तकनीक में Cas9 होता है जो एक डीएनए को काटने का काम करता है, Cas9 एंजाइम। अगला क्वेश्चन देखें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं इसको। हमारा अगला क्वेश्चन पढ़ के आप सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। इसका जो आधार है दोस्तों ये है डीएनए बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, इसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये करता क्या है दोस्तों, ये थोड़ा देख लें। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो माँ बाप के अंदर एक डीएनए का जो स्पेशल सीक्वेंस होता है, डीएनए के अंदर जो जैसे कि ए टी जी सी, इस तरीके का कोई अपन मान लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स के अंदर इस तरीके का डीएनए जो क्षार हैं उनका क्रम है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरीके का वो है। तो आप ये हमेशा याद रखें कि एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन होता है, तो ए के सामने क्या होगा, टी होगा, और टी के सामने क्या होगा, ए होगा, जी के सामने सी होगा, और सी के सामने जी होगा। ये इस तरीके से होगा। और इसमें फिर आगे चल के क्या होता है, एक रिपीट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रिपीट्स, यानी कि ये अपने पुनरावृत्ति को वापस दोहराता है। जैसे कि यहाँ पर वापस एटी आ गया, तो यहाँ पर भी वापस इनका जो ए के सामने क्या आएगा, टी आएगा, और टी के सामने ए आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसने अपने आप को वापस दोहराया है, यहाँ पर आप इसने अपने आप को वापस दोहराया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इसको बोलते हैं वी एन टी आर। क्या बोलते हैं, वी एन टी आर। इसका मतलब है वेरिएबल, इसका मतलब है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, टैंडम रिपीट्स मैं इधर लिख देता हूं। यानी कि हमारा जो डीएनए है वह हमारे पेरेंट्स से एक सिंगल मतलब एक निश्चित अंतराल पर मैच करता है, वापस रिपीट करता है, जिसको हम बोलते हैं वी एन टी आर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। इसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि डीएनए बहुरूपता, यानी कि ये निश्चित अंतराल पर वापस रिपीट होता है। तो वी एन टी आर के कारण हमारे डीएनए में क्या मिलती है, डीएनए बहुरूपता। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो आधार है वो यही है, जिसके हमारा जो डीएनए किससे मिलता है, हमारे पेरेंट से मिलता है। वो आधार क्या है, ये रिपीट्स का ही आधार है। ये किसी और से मैच नहीं करता, ये सिर्फ हमारे पेरेंट से ही मैच करता है। ये रहा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के अंतर्गत अंतर्गत विभिन्न ट्रांसजेनिक फसलों के संदर्भ में असत्य कथन है। इसमें देखें, हमारा पहला ऑप्शन है फ्लेवर सेवर टमाटर में पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम टमाटर के पकने के लिए उत्तरदायी है। यह बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें हम आगे जोड़ेंगे एब्सेंट है, यानी कि अनुपस्थित है, अनुपस्थित होता है। तो ये देखें, हमारा जो एक नॉर्मल टमाटर होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम पाया जाता है, जो टमाटर को जल्दी पकने के लिए उत्तरदायी होता है। इनको जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमारे आधे से ज्यादा जो टमाटर है वो ट्रांसपोर्टेशन में खत्म हो जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने एक खोज निकाली इसके लिए कि क्यों ना इसका जो पकने के लिए उत्तरदायी कारण है पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम, इसी को इसमें से हटा दिया जाए। तो उन्होंने इसमें से इसको हटा दिया, जिसके कारण जो नई जो किस्म बनी उसका नाम बना फ्लेवर सेवर टमाटर, जो 20-25 दिनों तक यानी कि सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है। तो यह बिल्कुल सही है कि फ्लेवर सेवर टमाटर में पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम टमाटर के पकने के लिए उत्तरदायी है, यह बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें ये जो फ्लेवर सेवर टमाटर है इसमें यह अनुपस्थित होता है।
ये तो नॉर्मल टमाटर है जिसमें ये होता है, लेकिन इसके अंदर ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन हो गया हमारा। अगला देखें, ट्रांसजेनिक यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड केला डायरिया निदान में उपयोगी होता है, ये भी सही है। जब बच्चों को हम कुछ दवाई देते हैं तो वो इसको लेते नहीं है, लेकिन जब हम केला खिलाते हैं तो केले के अंदर ही कुछ ऐसे होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड केले, जिससे टेस्ट तो वही केले का आता है, लेकिन इसके खाने के साथ साथ हमारा डायरिया जो रोग है बच्चों का, इसका भी निदान हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखें, ट्रांसजेनिक राई रक्त संबंधी रोगों के निदान में लाभदायक है, यह भी हमारा बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन हम देखते हैं कि ट्रांसजेनिक बैंगन बीटे बैंगन हृदय संबंधी रोगों के निदान में लाभदायक है, यह बिल्कुल गलत है। ये जो ट्रांसजेनिक बैंगन बनाया गया था, ये एक इंसेक्टिसाइड बोले तो कीटनाशक है। ट्रांसजेनिक बैंगन यानी कि बीटी बैंगन, बेसिलस बीटी की फुल फॉर्म है बेसिलस थोरेंजेंसिस, एक कीड़ा होता है, बैक्टीरिया होता है। ये क्या है? कीटनाशक है, कीटनाशक। और ये कीटनाशक कोई हमारे लिए लाभदायक नहीं होते। इनका काम है कि जो बैंगन के ऊपर जो कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हमारा जो डी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, एक वयस्क दैनिक कोशिका से एक वयस्क दैहिक कोशिका, ये दोस्तों दैनिक नहीं, यह है दैहिक, दैहिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहले स्तनपायी डॉली बेड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जो डॉली बेड थी दोस्तों, ये 1996 में पैदा हुई थी, स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। ये कहां पर पैदा हुई थी? ये 1996 में पैदा हुई थी, 1996 में। ये 7 साल जीवित रही थी, 2003 में इसकी डेथ हो गई थी फेफड़ों की बीमारी के कारण। ये इसमें हमारा पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, बाकी के सभी सही हैं। डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी, सही है। डॉली स्कॉटलैंड देश में पैदा हुई थी, सही है। और डॉली की मृत्यु फेफड़ों की बीमारी के कारण हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें हम आगे देखते हैं कि जो डॉली बेड थी, इसका जन्म स्कॉटलैंड में एक वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों इयान विल्मट। जो डॉली बेड को बनाने वाले थे, जो क्लोन तैयार करने वाले थे, कौन थे? वैज्ञानिक का नाम था इयान विल्मट। इयान विल्मट एवं कीथ कैंपबेल, कीथ कैंपबेल। ठीक है, कैंपबेल या कैंपडेल, इन दोनों ने मिलकर ये जो फर्स्ट मैमल क्लोन था डॉली बेड, इसको तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखें, जीव के क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, ये गलत है दोस्तों। क्लोन में सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है, ये गलत हो गया। दोनों के नहीं, सिर्फ एक के पाए जाते हैं। अगला देखेंगे, क्लोन अलैंगिक विधि से, इसमें दोस्तों ये सही कथन पूछ रहा है। और जो क्लोन होता है ये अलैंगिक विधि से होता है। किससे? अलैंगिक विधि से। इसमें कोई लैंगिक विधि उत्पन्न प्रयोग नहीं की जाती है। आगे सी ऑप्शन देखें, एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं, ये दोस्तों पार्शियली सही भी और पार्शियली गलत भी है। जैसे डॉली एक भीड़ बनी थी, इसके कई क्लोन बने थे, पॉली मॉली, इसके ही जैसे क्लोन थे। लेकिन अगर हम मनुष्यों में बात करें तो मनुष्यों में सेम नहीं होते हैं। जो पेरेंट्स हैं, ये जो क्लोन है, ये क्लोन आपस में हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के क्लोन नहीं हो सकते, इसलिए मनुष्यों में ये गलत है। ये भेड़ में तो सही है, लेकिन मनुष्यों में गलत है। एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं, ये गलत है। ये आपस में तो हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के क्लोन नहीं हो सकते। अगला है, एक जीव के दो क्लोन एक समान नहीं होते, ये गलत बात है। एक जीव के दोनों क्लोन एक समान होते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया, दोनों क्लोन एक समान हैं, लेकिन ये पेरेंट्स से समानता नहीं रखते, बल्कि आपस में समान होते हैं, तो एक समान होते हैं। ये नहीं को काट देंगे इसमें से, इसलिए इसमें सिर्फ
बी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन सारे के सारे दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, निम्नलिखित में से जैव प्रौद्योगिकी के प्रक्रम में प्रयुक्त उपकरण है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये सही है दोस्तों, डीएनए को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डीएनए को वांछित स्थान से काटने के लिए, जहां पर हमें जरूरत होती है उसको काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। डीएनए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग हम, ये डीएनए है, इसके अंदर हमने जो ये काटा है, जो हमने स्पेशल जो जीन काटा है, इसको जोड़ने के लिए हम लाइगेज का प्रयोग करते हैं। ये हमने जोड़ दिया, किसकी मदद से जोड़ेंगे? लाइगेज की मदद से। और फिर आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की मदद से हम दोस्तों इसकी क्लोन तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? कॉपियां तैयार करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, यानी कि इसमें प्रतिकृति का जो इसमें बहुत ज्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मिड मिलता है बैक्टीरिया के अंदर। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आंसर है अपना उपर्युक्त सभी। अगला देखें, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के संदर्भ में असम्मिलित है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ये है ग्रीन बायोटेक, ये कृषि से संबंधित है, हरियाली कृषि से संबंधित है। हाँ, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जब आपने देखा समुद्र का जो अगर गहरा समुद्र है तो वह कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। तो उससे आप याद कर सकते हैं समुद्री जीवों एवं फ्रेश वाटर से संबंधित है। फिर है ग्रे या व्हाइट बायोटेक, ये दोस्तों इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक से संबंधित है, औद्योगिक क्रियाओं से संबंधित है। ये औद्योगिक क्रियाओं से संबंधित, औद्योगिक क्रियाओं से संबंधित क्या है? ग्रे या व्हाइट। तो ये गलत हो गया हमारा ऑप्शन, इसको याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन कृषि से, ब्लू समुद्र जीवों से, और रेड बायोटेक चिकित्सा से। ऑपरेशन करते हैं तो खून तो निकले गए, तो यानी कि रेड। तो ये भी हमारा सही है। तो ये ब्लू बायोटेक है, इसमें क्या आता है कि जो फर्स्ट हमारी ट्रांसजेनिक एडिबल जो एनिमल था, यानी कि पहला जो खाने योग्य एनिमल बनाया गया था जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो था दोस्तों सैल्मन फिश। कौन था समुद्री जीवों में? सैल्मन फिश। सैल्मन फिश यानी कि एडिबल, एडिबल बोलते हैं, खाने योग्य जो जीव था वो था सैल्मन फिश। और जो पहला जीव था जेनेटिकली मॉडिफाइड वो था चूहा। वो हम पहले ही क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां नंबर का। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल्डन राइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आनुवांशिक रूप से संशोधित चावल की एक किस्म है। ये सही है बिल्कुल। एक तो नॉर्मल चावल होते हैं, उसको फिर क्या किया गया? उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया, तब बने गोल्डन राइस। ये कैसे होते हैं गोल्डन राइस? हल्के पीले। गोल्ड कैसा होता है? पीला होता है। तो ये भी कैसे होते हैं? पीले होते हैं। अगला है, यह विटामिन ए आहार अनुपूरक होने के लिए अभिप्रेरित है। वैसे तो जो चावल होते हैं उनमें बीटा कैरोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बीटा कैरोटीन पाई जाती है। बीटा कैरोटीन बनाने का जो जीन है वो किसमें? इसमें जो नॉर्मल चावल है उसमें जोड़ दिया जाता है, इससे बनते हैं हमारे गोल्डन राइस। अब जो ये बीटा कैरोटीन है जब मनुष्य के लीवर में जाता है, बीटा कैरोटीन जब मनुष्य के लीवर में जाता है तो फिर यहां से उत्पन्न होती है विटामिन ए। यानी कि गोल्डन राइस में विटामिन ए नहीं पाई जाती, लेकिन यह विटामिन ए को एक का एक अनुपूरक है, इसको अभिप्रेरित करता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गोल्डन राइस में विटामिन ए पाई जाती है, तो वैसे तो फैक्चुअली तो ये सही नहीं है, लेकिन विटामिन जो ए जो है इसके ही कारण बनती है। कैसे बनती है? जब बीटा कैरोटीन लीवर में जाता है तो क्या बनती है? विटामिन ए। और विटामिन ए के जो वैसे नॉर्मली नेचुरली जो सोर्स है वो है गाजर, पपीता, आम। इनमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 पेरेंट तकनीक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस तकनीक को दोस्तों तब अपनाते हैं, इसको थोड़ा सा समझें। जैसे कि ये तो है मदर की सेल, ये तो है मदर की एग, और ये है पेरेंट यानी कि फादर के स्पर्म। जब मदर के एग के अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया खराब होता है,
ये माइटोकॉन्ड्रिया खराब होता है तो फिर हम क्या करते हैं, एक तीसरा सेल लेते हैं डोनर सेल। उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को मदर के एग के अंदर डाल देते हैं। बाकी जो इसका केंद्रक है, केंद्रक इसी का रहेगा, केंद्रक इसी का रहेगा। कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा समझें। ये तो है पिता, ये है माता, और ये है डोनर सेल। इसका माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों खराब, जब इस माता का जो माइटोकॉन्ड्रिया ये खराब हो जाता है तब हम लेते हैं एक डोनर सेल। डोनर सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका हम उपयोग करते हैं। माता का जो केंद्रक है, इस केंद्रक को इसमें से निकाल देते हैं और इसमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम यूज कर लेते हैं। इसका केंद्रक इसमें आ जाएगा और माता का जो डोनर है उसका माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही है, तो यहां से फिर हम इसका प्रयोग करते हैं और इस स्पर्म को इसके अंदर डालते हैं। जो पिता का जो स्पर्म होता है, इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया माता का ही यूज होता है। क्यों होता है? जो स्पर्म होता है दोस्तों वो कुछ इस तरीके का होता है। मैं आपको एक चित्र बना के दिखा देता हूं। इस तरीके से आगे से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों ये मिलता है इधर पीछे की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये पीछे की तरफ, पूंछ की तरफ मिलता है। अब आगे जो एग से क्रिया करता है वो सिर्फ आगे वाला ही भाग प्रवेश करता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया वो पीछे रह जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया ये वाला भाग है, जो मैंने बताया ये वाला भाग है, ये माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ माता का ही यूज होता है। संतान के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो किसका पहुंचता है? माता का ही पहुंचता है। अगर माता का भी माइटोकॉन्ड्रिया खराब है तो हम 3 पेरेंट तकनीकी जो है इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि डोनर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूज करते हैं, केंद्रक जो है वो माता का ही काम में लेते हैं। तो ये आप समझ गए 3 पेरेंट तकनीकी के अंतर्गत जो माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी है इनकी रोकथाम के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखें, जेनेटिकली मॉडिफाइड आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है हमारे, ये फसलें सूखे, ठंड, लवणता एवं ताप के प्रति अधिक सहिष्णु होती हैं। ये बिल्कुल सही है। आगे फिर देखें, इन फसलों की खनिज उपयोग क्षमता अधिक होती है। ये भी सही है। इसका मतलब क्या है कि ये फसलें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं इनमें अगर हम कोई खाद नहीं भी डालते हैं तो जमीन से अवशोषित करने की क्षमता इनके अंतर्गत ज्यादा होती है। और ये कह रहा है कि सूखा, ठंड, यानी कि इनके अंतर्गत सहनशीलता ज्यादा होती है, ये टिक सकती हैं। आगे कह रहा है इन फसलों की कीटों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता भी अधिक होती है। तो ये तीनों क्वेश्चन ये तीनों सही हैं। अगला देखें, अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जाती हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि ये जो स्टेम कोशिकाएं हैं ये केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जाती हैं। अगला ऑप्शन है स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग। ये स्टेम सेल होता क्या है, थोड़ा सा ये देखें कि ये है दोस्तों माता का गर्भाशय। इसके अंतर्गत जो बेबी होता है इस तरीके से एक बेबी मान लो जो एक प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसके द्वारा इसके खान पान की पूर्ति होती है, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा या फिर अपरा। इसके द्वारा इसकी खान पूर्ति होती है। अब क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो इसको यहां से काट के फेंक देते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत ये गुण होता है कि इससे कोई भी नया अंग तैयार किया जा सकता है। इससे कोई भी नया अंग तैयार किया जा सकता है। जैसे कि आपके कोई किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया या फिर कुछ भी खराब हो गया तो वो इससे तैयार किया जा सकता है। इसके अंदर स्टेम सेल होती हैं जिससे कोई भी नया अंग रूपांतरित किया जा सकता है। कोई भी नया अंग बना के हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई किडनी खराब हो गई तो इससे किडनी तैयार करो और उसमें डाल दो। इस प्लेसेंटा को कुछ हॉस्पिटल होते हैं, इसका खैर रखने का चार्ज बहुत महंगा होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा इसको सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। -196 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत इसको सेफ रखा जाता है हॉस्पिटल के अंदर। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड नाइट्रोजन है इसके अंतर्गत जो नाइट्रोजन है वैसे तो गैस फॉर्म में होती है, लेकिन ये लिक्विड में चेंज हो जाती है।
और इसको कहाँ पे रखते हैं, -196। जैसे आपने क्रायोजेनिक इंजन तो देखे ही होंगे, उसमें क्या होता है, ताप बहुत ही कम होता है। उसी तरीके से इसको भी हम क्रायो प्रिजर्वेशन में रखते हैं, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे इसको सुरक्षित रखते हैं। जैसे कि 20-30 साल बाद कोई बच्चा खराब हो गया, दारू पीना स्टार्ट कर दिया, किडनी फेफड़े खराब हो गए, तो इस प्लेसेंटा के अंतर्गत जो स्टेम सेल होती हैं उससे हम नए अंग तैयार कर सकते हैं और हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि स्टेम सेल कोशिकाएं जो हैं ये सिर्फ स्तनपायी जीवों में ही पाई जाती हैं। ये दोस्तों गलत है, ये पेड़ पौधों में भी पाई जाती हैं, लेकिन ये जो स्टेम सेल हैं ये अपरा से या प्लेसेंटा से ना होकर किसी दूसरे ऑर्गन से दूसरे तरीके से प्राप्त की जाती हैं। तो ये सिर्फ स्तनपायी जीवों में ही नहीं पाई जाती, पेड़ पौधों में भी पाई जाती हैं, उनमें किसी दूसरे ऑर्गन से इनको प्राप्त किया जाता है। तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा देखें, स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ये बिल्कुल सही है। ये कैसे सही है कि जैसे इससे हमने कोई दूसरा किडनी वगैरह तैयार कर ली, अब मान लो हमने एक किडनी तैयार कर ली, इस पे हमने किसी दवाई को टेस्ट करना है कि ये दवाई सही है या नहीं है, तो इससे किसी इंसान को भी खतरा नहीं है और हमने किडनी तैयार कर ही ली, तो किडनी के ऊपर हम किसी दवाई का टेस्ट कर सकते हैं। तो स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जाती हैं, सही है बिल्कुल। और तीसरा, स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी। चिकित्सा थेरेपी का मतलब है कि अंग चेंज यानी कि ट्रांसफर, किडनी खराब हो गई किडनी चेंज, कोई दूसरा अंग खराब हो गया वो चेंज, तो उसको बोलते हैं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं। तो ये भी दोस्तों सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। स्टेम कोशिकाएं सिर्फ इंसानों में ही नहीं पेड़ पौधों में भी पाई जाती हैं। ये पेड़ पौधों में कैसे पाई जाती है वो देखें। मान लो आप किसी गार्डन में गए, यहाँ पर आपको एक पौधा दिख गया, किसका, ये गुलाब का पौधा मान लो, और हमें ये अच्छा लग गया, इसमें बड़े बड़े फूल आए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरा पेड़ ही नहीं उखाड़ना, हम इसकी एक डाली काट लेते हैं और उसको घर पे लाके जमीन में गाड़ देते हैं। घर पे लाके क्या करते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। कुछ दिन बाद सेम का सेम इसमें जड़ उत्पन्न होने लग जाती हैं, जड़ उत्पन्न होने लग जाती हैं, और इसके अंदर जो फूल पौधे लगेंगे वो सेम ऐसे ही लगेंगे। तो इससे भी हो गया ना क्लोन तैयार, सेम का सेम वैसे ही तैयार हो गया। तो ये भी एक स्टेम कोशिका का काम करती है। तो ये सिर्फ स्तनपायी यानी कि जो सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं उनके ही अंतर्गत नहीं, बल्कि पेड़ पौधों के अंतर्गत भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से क्राइजीन है। निम्नलिखित में से क्राइजीन है। जो दोस्तों क्राइजीन है, ये जैसे कि बीटी बैंगन जो है, क्राई का मतलब है दोस्तों क्रिस्टल, CRYSTL क्रिस्टल, यानी कि जो क्रिस्टल प्रोटीन उत्पन्न करते हैं वो उनको बोलते हैं क्राइजीन। जो क्रिस्टल प्रोटीन उत्पन्न करते हैं उनको हम बोलते हैं क्राइजीन। और ये क्राइजीन कितने प्रकार के होते हैं, क्राई फर्स्ट, ये एग्जाम ACF में आया हुआ था, क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB, क्राई टाइप 2 AB, ये इस 2 प्रकार की होती है जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं। और बीटी कॉटन में जो विष बनाने वाले जीव होते हैं उनको हम क्राइजीन बोलते हैं। क्राइजीन किसे कहते हैं, बीटी बैंगन आपको पता है, बीटी बैसिलस थोरेंजेंसिस, एक बैसिलस थोरेंजेंसिस जो है ना एक बैक्टीरिया का नाम है। तो बीटी जो बैंगन है, बीटी बैंगन के अंतर्गत जो विष उत्पन्न कर, जो प्रोटॉक्सिन उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं, प्रोटॉक्सिन कौन उत्पन्न करते हैं, ये क्राइजीन उत्पन्न करते हैं। ये बीटी बैसिलस थोरेंजेंसिस ये कीटाणु उत्पन्न बैक्टीरिया उत्पन्न करता है। तो बीटी कॉटन में विष बनाने वाले जीन को हम क्राइजीन कहते हैं। और ये क्राइजीन क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्राइजीन क्या करते हैं, क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्राइजीन क्या काम करते हैं, ये क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये क्राइजीन यानी कि क्रिस्टल प्रोटीन जो है, इस क्रिस्टल प्रोटीन के कारण जो प्रोटॉक्सिन प्रोटेक्सिन जो जहर होता है इसका निर्माण होता है। और ये बीटी बैंगन कैसे बना, बीटी बैंगन, बीटी तंबाकू और बीटी एक कॉटन, बीटी कपास होती है। एक कीटाणु होता है जो क्या करता है कि कपास के जो फूल होते हैं उनको खा जाता है। तो हम इसके लिए एक नई किस्म तैयार करते हैं, बीटी कॉटन, जिसके अंदर ये प्रोटॉक्सिन होता है यानी कि ये जहर होता है। इस जहर को कौन तैयार करता है, ये क्रिस्टल प्रोटीन, ये बैसिलस थोरेंजेंसिस जो बैक्टीरिया है
ये तैयार करता है। तो क्राइजीन क्या है? जो क्राइजीन है दोस्तों, क्राइजीन क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। और क्रिस्टल प्रोटीन क्या काम करता है? ये प्रोटॉक्सिन यानी कि प्रो का मतलब है इनएक्टिव और टॉक्सिन का मतलब है जहर, यानी कि ये विष उत्पन्न इनएक्टिव जहर उत्पन्न करते हैं। और ये इनएक्टिव जहर जब किसी कीटाणु के पेट के अंतर्गत जाता है, उसकी आंतों में जाता है, तो आंतों में क्या होता है? क्षारीय माध्यम होता है 7 से ज्यादा। तो वहां पर ये जो इनएक्टिव जो असक्रिय जहर है ये वहां पर जाकर एक्टिव हो जाता है और उस कीट की आंतों को फाड़ देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसजेनिक फसलों में विष उत्पन्न करने वाले जीन, यानी कि ये बीटी जो है, जो क्राइजीन है, ये क्या करते हैं? उसके पौधे के अंतर्गत विष उत्पन्न करने वाले जीन है। ठीक है, क्राइजीन क्या है? क्रिस्टल प्रोटीन बनाते हैं और ये क्राइजीन ही प्रोटॉक्सिन ये जहर बनाते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। अगर आपकी समझ में कुछ भी नहीं आता है तो वीडियो को वापस देखें। और ये जो क्वेश्चन है आपकी आरएएस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दूसरे एग्जाम में भी अभी जैसे कि एसीएफ एग्जाम में आया था तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन थे एसीएफ एग्जाम में। आगे क्वेश्चन देखें, जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य कथन है। ये जो प्लाज्मिड है दोस्तों, ये क्या करता है? कॉपी करता है। मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से कॉपी का गुण पाया जाता है। और ये प्लाज्मिड मैंने ये भी बताया, एक बैक्टीरिया होता है, यहाँ पर एक ये होता है केंद्रक और ये साइड में और होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के अंदर ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। ये सही है बिल्कुल। इन्हें क्लोनिंग संवाहक कहते हैं, ये भी सही है। सबसे ज्यादा प्रयुक्त किया जाने वाला प्लाज्मिड PBr 322 है। इसका ये PBr क्या है दोस्तों, देखें थोड़ा सा। PBr, P का मतलब है प्लाज्मिड, P का मतलब है दोस्तों प्लाज्मिड, और B और R से संबंधित 2 वैज्ञानिक हुए थे जिनमें B का मतलब है बोलीवर, बोलीवर और R का मतलब है हाँ रोड्रिगेज। R का मतलब हो गया रोड्रिगेज। ठीक है, इसको आप थोड़ा सही लिख लें, मैं सही लिख देता हूं इसको। PBr, P का मतलब तो प्लाज्मिड हो गया, B का मतलब बोलीवर, B का मतलब हो गया बोलीवर और R का मतलब हो गया रोड्रिगेज। ठीक है, ये जो 2 वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको खोजा था। और 322 का मतलब है इसका कोड नेम क्या था? 322। और इसका आंसर हो जाएगा अपना उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेसिलस थोरेंजेंसिस एक आनुवंशिक रूप से निर्मित सूक्ष्म जीव है। ये देखिए बीटी को ही बोलते हैं हम बेसिलस थोरेंजेंसिस। ये आनुवंशिक रूप से निर्मित नहीं है, बल्कि ये तो खुद एक जीव है, ये तो खुद एक नेचुरल जीव है, ये आनुवंशिक रूपांतरित नहीं है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है? सही पूछा है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखें, बेसिलस थोरेंजेंसिस का प्रयोग जैव उर्वरक में प्रयोग किया जाता है, यह भी दोस्तों गलत है। बेसिलस थोरेंजेंसिस का प्रयोग इसमें जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया होता है। इस बेसिलस थोरेंजेंसिस यानी कि एक ये बैक्टीरिया होता है, इसकी सहायता से हम कॉटन को मॉडिफाई किया जाता है। कॉटन को कैसे मॉडिफाई किया जाता है? इसके अंतर्गत कोई जैसे कि Cas9 था, Cas9 मैंने आपको बताया था, क्रिस्पर के अंदर एक Cas9 एंजाइम था। Cas9 क्या करता है कि मान लो एक डीएनए है, एक इंसान है, इस डीएनए के अंदर क्या है कि कोई बीमारी है, जैसे कि मान लो कलर ब्लाइंड की बीमारी है, मान के चलो कलर ब्लाइंड की बीमारी है, तो कलर ब्लाइंड के लिए हमें उत्तरदायी जो स्पेशल जो पार्ट है इसको हम काट देते हैं। बैक्टीरिया के अंतर्गत ये पाया जाता है, तो बैक्टीरिया स्वतः ही इसको काट देता है। जो बेसिलस थोरेंजेंसिस है, एक बैक्टीरिया है, वो इसको स्वतः ही काट देता है। तो जो बीटी है ये क्या काम आता है? कपास को मॉडिफाई करने के काम आता है, यानी कि उसका जो स्पेशल पार्ट है उसको चेंज करने के काम आता है। बीटी की सहायता से कॉटन को मॉडिफाई किया जाता है। और ये बेसिलस थोरेंजेंसिस जो है ये तो एक नेचुरल है। ठीक है, आगे है बेसिलस थोरेंजेंसिस का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, ना तो ए ना बी। जैव उर्वरक नाइट्रोजन के लिए हम किस किस का प्रयोग करते हैं? एक तो होता है एजोला,
एक तो है दोस्तों एजोला और एक है दोस्तों राइजोबियम। एक तो है दोस्तों एजोला और एक है राइजोबियम, जिसका प्रयोग हम नाइट्रोजन फिक्सेशन स्थिरीकरण में करते हैं। तो इसमें आप समझ गए, जो बैसिलस थ्रेंजिएंसिस है ये तो एक बैक्टीरिया है जो एक नेचुरल है, ना कि आनुवंशिक रूप से माइक्रो ये निर्मित सूक्ष्म जीव है। इस सूक्ष्म को बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, आगे देखें, आनुवंशिक रूप से ये निर्मित सूक्ष्म जीव नहीं है बल्कि ये नेचुरल है। और बैसिलस थ्रेंजिएंसिस का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नहीं करते हैं, बल्कि इसको हम मॉडिफाई करने के, कपास को मॉडिफाई या फिर कहें तो बीटी बैंगन को मॉडिफाई करने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। निम्नलिखित में से परक नली शिशु के संदर्भ में सत्य कथन है। शिशु परक नली में जन्म लेता है, मैं इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूं पहले, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो परक नली शिशु होता है दोस्तों, इसमें हम आईवीएफ तकनीकी का प्रयोग करते हैं। और इस आईवीएफ में होता क्या है, इस आईवीएफ तकनीकी के अंतर्गत एक टेस्ट ट्यूब होता है। टेस्ट ट्यूब क्या होता है, टेस्ट ट्यूब, और इससे उत्पन्न होने वाले बच्चे को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें क्या होता है, इधर से हम मदर का स्पर्म लेते हैं और इधर से फादर का, इधर से मदर के जो है एग लेते हैं, इधर से फादर के वो लेते हैं। फिर टेस्ट ट्यूब के अंतर्गत हम इसका, इन दोनों का निषेचन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, निषेचन करवाते हैं। किसी कारणवश हो सकता है मां के गर्भाशय में निषेचन नहीं हो, इसलिए हम टेस्ट ट्यूब का सहारा लेते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, टेस्ट ट्यूब का प्रयोग करते हैं। और टेस्ट ट्यूब के अंतर्गत हम क्या करवाते हैं, निषेचन करवाते हैं। और ये जो निषेचन होता है कहाँ होता है, इन लैब, इन लैब यानी कि लेबोरेटरी के अंतर्गत होता है, लेबोरेटरी के अंतर्गत होता है। और इस जो लेबोरेटरी के अंतर्गत जो होता है परीक्षण होता है, जो निषेचन होता है, उसको हम इन वर्टो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन वर्टो, इन VIRTO, इन वर्टो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, इनवर्टो निषेचन, इनवर्टो निषेचन हम इसको बोलते हैं। और यहां से एक तैयार होता है एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण तैयार होता है। क्या तैयार होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूण तैयार होता है। और इस भ्रूण को वापस माता के गर्भाशय में, किस में डालते हैं, माता के गर्भाशय में, यूट्रस में डाल देते हैं। तब बच्चे का जन्म होता है। कहां से होता है, माता के गर्भाशय से ही होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन देखें आप, किसी कारणवश माता के अंदर का निषेचन नहीं होता है, इसलिए हम टेस्ट ट्यूब का सहारा लेते हैं। ये देखें, शिशु परक नली में जन्म होता है, ये गलत है दोस्तों। जन्म तो माता के गर्भाशय से ही होता है, जो जन्म जो है वो तो गर्भाशय से ही होता है। ठीक है, परक नली में तो सिर्फ निषेचन करवाया जाता है। अगला ऑप्शन है, शिशु का परिवर्धन परक नली के अंतर्गत होता है। शिशु का जो क्या बोलते हैं परिवर्धन है, ये परक नली के अंतर्गत होता है। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जो परिवर्धन, इस परक नली के अंतर्गत तो सिर्फ भ्रूण तैयार होता है, परक नली के अंतर्गत तो सिर्फ भ्रूण तैयार होता है, भ्रूण तैयार होता है। आगे गए, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि जो निषेचन है वो टेस्ट ट्यूब में होता है। ये देखिए, जो निषेचन है टेस्ट ट्यूब में यानी कि इन लैब होता है, जिसको हम बोलते हैं इनवर्टो फर्टिलाइजेशन, इनवर्टो निषेचन बोलते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये हम देख चुके हैं, बी गलत हो गया। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है और इसने सत्य कथन पूछा है। आगे, अनिषेचित अंडे का परक नली के अंदर परिवर्धन होता है। अनिषेचित अंडे का परक नली के अंतर्गत परिवर्धन होता है, यह दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। अनिषेचित यानी कि इस परक नली के अंतर्गत तो निषेचित जो अंडा है उसका परिवर्धन होता है। अगला क्वेश्चन देखें, 20वां, वांछित डीएनए जीन का कोशिका में स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं इसको साफ कर देता हूं। इसके जो डीएनए ट्रांसफर की जो तकनीकी है दोस्तों, ये टोटल 4 विधियां हैं। इसमें 2 तो दे ही रखी है, माइक्रो इंजेक्शन, दूसरी है इलेक्ट्रोपोरेशन,
और माइक्रो इंजेक्शन हो गया, इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया, तीसरी है रसायन द्वारा, तीसरी है रसायन द्वारा, चौथी है जीन गन। अब वो कौन कौन से थोड़ा यहाँ देखें। पहली तो हो गई ये माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, इसकी जो खोज की थी दोस्तों वो की थी एलेक जेफरीज ने, इसकी जो खोज की थी वो की थी एलेक, माइक्रो इंजेक्शन की खोज की थी एलेक जेफरीज ने, एलेक जेफरीज ने माइक्रो इंजेक्शन की खोज की थी। इसके द्वारा क्या होता है कि कोशिका में डीएनए का स्थानांतरण और जीन का स्थानांतरण होता है। वांछित जीन का जो हम काटते हैं ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से, लाइगेज की मदद से उसको जोड़ते हैं, तो उसकी मदद से हम ये सारा कुछ प्रोसेस के लिए कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं। तो पहली विधि हो गई माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, इसके जनक कौन है, खोजकर्ता कौन है, एलेक जेफरीज। दूसरा देखिए रसायन के द्वारा, इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा, तो ये भी सही है, ये भी सही। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड एवं लाइसोजाइम का प्रयोग किया जाता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एंड लाइसोजाइम का प्रयोग किया जाता है, लाइसोजाइम का प्रयोग किया जाता है। तीसरी विधि है रसायन के द्वारा, रसायन के द्वारा भी हम कोशिका के अंदर इस डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने जैसे कि ये नया कोशिका बना ली थी और इसके अंतर्गत हमने डीएनए को काट पीट के तैयार कर लिया, अब इसको हम इस डीएनए को कोशिका के अंदर भी तो भेजेंगे, इसको अंदर भेजने की ये टोटल 4 विधियां हैं। पहली माइक्रो इंजेक्शन एलेक जेफरीज के द्वारा, दूसरी इलेक्ट्रोपोरेशन, इसमें कैल्शियम क्लोराइड एवं लाइसोजाइम का प्रयोग किया जाता है, लाइसोजाइम का प्रयोग किया जाता है। तीसरी है रसायन के द्वारा, तीसरी है रसायन केमिकल के द्वारा, इसमें पीईजी का प्रयोग किया जाता है। पीईजी का मतलब पॉली एथाइलोन ग्लाइकोल, पॉली एथाइलोन, पॉलीएथाइलोन ग्लाइकोल, पॉलीएथाइलोन ग्लाइकोल। आगे देखें, तुम्हारी चौथी जो विधि है वो है जीन गन, जीन गन यानी कि एक बंदूक टाइप में होती है, GEN जीन गन, या फिर हम इसको बोलते हैं बायोलिस्टिक मेथड। क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक मेथड। अब ये बायोलिस्टिक मेथड कैसे होता है, क्या काम करता है, इसको देखें थोड़ा सा, इसको मैं समझा देता हूं, थोड़ा साफ कर देते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। ये एक गन की तरह काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वांछित जीन हमने तैयार किया है उसको कोशिका के अंतर्गत भेजा जाता है। कैसे भेजेंगे ये देखें, एक इस तरीके की संरचना होती है, एक इस तरीके की संरचना होती है बंदूक टाइप में, यहां से और नीचे क्या हुआ, कोशिका रखी रहती है जिसमें हमें ये ट्रांसफर करना है, ये इस तरीके से कोशिका रखी रहती है। और इसके अंतर्गत जो हमने डीएनए तैयार किया है, जो हमने काट पीट के डीएनए जीन तैयार किया है वो भरे रहते हैं, और यहां से हम एक गन के द्वारा हम इसके ऊपर प्रेक्षित करते हैं और ये डीएनए इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब जीन होता तो बहुत हल्का है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इस डीएनए जीन के वांछित जो टुकड़े हैं इनके साथ में हम टंगस्टन या सोने के कण जोड़ देते हैं। किसके, टंगस्टन या सोने के कण जोड़ देते हैं, सोने के कण जोड़ देते हैं, जिससे ये हैवी हो जाते हैं और फिर आसानी से इस कोशिका के अंतर्गत, इस सेल के अंतर्गत पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पूरी बायोटेक्नोलॉजी, और मैं ये कह सकता हूं कि इससे बार आपका क्वेश्चन 1% नहीं आएगा। आप इन क्वेश्चनों को बार बार देखें, रिवीजन करें। जब आप इनको बार बार देखेंगे तो आपको इनके अंदर ही नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और आप अपने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं, कोई भी SI का उठा लेना, SI, ACF या फिर RS के जो क्वेश्चन हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ चुके हैं, तो आप इनकी ही बार बार प्रैक्टिस करें। तो आज हमने नैनोटेक और बायोटेक कंप्लीट कर लिया है। आगे हम देखेंगे डिफेंस टेक, यानी कि हमारे करंट से संबंधित कौन कौन से अभी इस अभियान हुए हैं, जैसे कि स्पेस एक्स हुआ है, स्पेस एक्स एलन मस्क के द्वारा, ब्लू ओरिजिन
फिर इसके बाद हुआ था हमारा वर्जिन गैलेक्टिक। इस तरीके के कुछ अभियान पढ़ते हैं हम डिफेंस के अंतर्गत, उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।